मिट्टी में जन्मी, उसी में पैदा हुई, उसी जो रहने वाली है वो आदिवासी। यानी जिस दिन आप यकीन करिए, मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, जिस दिन ये वनवासी शब्द अस्तित्व में आ गया, उस दिन आदिवासियत को, आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा संकट का पहचान शुरू हो जाएगा। मैं जाके बस जाता हूं किसी दंतेवाड़े किसी उसमें, गौतम जी जाकर, हम लोग दिल्ली में रहते, वहां जाकर हम कहीं जाकर बस जाते हैं तो हम आदिवासी नहीं होंगे, हम वनवासी होंगे। वनवासी तो हो सकते हैं समय के बाद, आदिवासी वो हैं, वो लोग हैं जो कि सदियों से जिनकी धार्मिक पहचान बिल्कुल अलग है। अब आदिवासियों में देखिए, उनकी जो धार्मिक पहचान है वो प्राकृतिक पहचान होती है, पेड़ पौधे पशु पक्षी, उनकी वो पहचान नहीं होती, उनकी वो पहचान होती है। तो ये इस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से मुद्दा है। ये मित्रों, कई बार होता क्या है कि मैं जैसे लेखक हूं और अभी जैसे परिचय में भी बात की, मैं जिस इलाके का रहने वाला हूं, जिस मेवात का रहने वाला हूं, मुझे पक्का विश्वास है कि उस इलाके को, उस क्षेत्र को आप लोग उस तरह से नहीं जानते। जो थोड़ा बहुत जानते हैं, आप मेरे उपन्यास काला पहाड़ से जानते हैं। अगर आज उस उपन्यास को, उस मेवात को जानने का अगर एक कहना चाहिए कृति के रूप में उसको पहचान मिली है, तो मैं समझता हूं कि ये उसी विमर्श का एक कहना चाहिए कि पक्ष है कि एक उपन्यास, एक रचना, एक इलाके को, उस इलाके को, इस क्षेत्र को जिसको कोई नहीं जानता, जिसके बारे में अलग ही तरह का नैरेटिव बनाया हुआ है, उस नैरेटिव के तहत ऐसे उस उपन्यास की मैं समझता हूं ये अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका है। और देखिए रचनाओं का कैसे असर पड़ता है, मैं इसका एक दो उदाहरण देता हूं। मेरा एक उपन्यास आया रेप 2008 में, जो हमारे इस देश में एक जमाने में जो तथाकथित क्रिमिनल ट्राइब्स हुआ करते थे, अपराधी जनजातियां, उनमें से एक जाति कंजर जाति पर, समुदाय पर वो उपन्यास केंद्रित। मैं एक बात और बता दूं कि एक हमारे यहां एक बहुत छोटी सी, बहुत महीन एक रेखा है। वो रेखा यह है कि हमारे यहां आदिवासी और जनजाति यानी ट्राइब्स और ट्राइबल में उसका मूल अंतर ही नहीं पता। हम सबको, ट्राइब्स को भी ट्राइबल मानते हैं, जबकि इन दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि आदिवासी, ट्राइबल वो होते हैं जो स्थायी रूप से जंगल में, जिनके पास प्राकृतिक संसाधनों के जो मालिक होते हैं, खनिजों के जो मालिक होते हैं, वो आदिवासी कहलाते हैं। और जनजाति जो कबीलों में रहते हैं, जिनको हम घुमंतु कहते हैं, जो कि स्थायी रूप से नहीं रहते। तो ये जो छोटा सा अंतर है, इसको भी बहुत समझना चाहिए। और ये जो जनजाति है, ट्राइब्स, क्रिमिनल ट्राइब्स जिनको कहा जाता है, और जिसके लिए 1871 में पहली बार अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया था, और वो एक्ट इतना भयानक था कि ये जो जातियां थी, ये जातियां थी जैसे कि नट, बावरिया, सासू, भातु, भांतु, इस तरह की जो जातियां, जिनको कि ये कहा जाता है कि अपराध करती हैं, उनके लिए उस एक्ट में ऐसे ऐसे प्रावधान थे कि जब आदमी अपने गांव से किसी दूसरे गांव में जाना होता था, इन समुदाय के किसी व्यक्ति को, तो उसको पास का जो पुलिस थाना होता था, वहां अपना ये सूचित करना होता था कि मैं इस गांव से वहां जा रहा हूं। और जब वो वापस आता था तो फिर दोबारा से थाने में ये बताना पड़ता था कि मैं आ गया हूं। इसको रजिस्ट्री कहा जाता है, उसको रजिस्ट्री कहा जाता है। तो उस जो क्रिमिनल ट्राइब्स जो एक्ट बना हुआ था, वो इतना भयानक था कि उसकी आड़ में अंग्रेजों ने तो जो जुल्म किए या नहीं किए वो अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो हमारे यहाँ का एक कहना चाहिए संप्रभुत्व जो वर्ग था, सामंती जो लोग थे, उन्होंने उन जातियों का बहुत कहना चाहिए कि शोषण किया। तो जब ये उपन्यास आया, संयोग से हुआ क्या कि इस पर उत्तर प्रदेश में एक जिला है कन्नौज, हमारे एक साथी यहाँ रजनीश जी बैठे हुए हैं, वो कन्नौज के ही हैं। वहां एक गांव है, अच्छा कस्बा है, तहसील है छिबरामऊ। वहां उसमें हम लोगों के खिलाफ उसमें जब अपराध, जब FIR मानहानि का कर दिया, तो जब ये चर्चा हुई तो मेरे पास जो
दिल्ली का जो डीटीसी का डिपो है, कदम जी जो वहां है, उसमें वहां से दो लोग आए और वो कहने लगे कि साहब आप हमें ये बताइए कि हम आपने जो उपन्यास लिखा है और गेहार जाति के बारे, कंजरों के बारे में लिखा है, उसका जो पाप उसमें एक है माना गुरु, ये माना गुरु ने किस मुगल शासक से लड़ाई की थी? मैं देखिए, मेरा ये मानना है कि उस उपन्यास का ये असर पड़ा कि उन्हें अपनी नायकों की तलाश है। ये दौर इस तरह का है। और दूसरा मैं ताजा उदाहरण और देता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं इसके बाद। मेरा एक उपन्यास खानजादा उपन्यास आया 2021 में। जब वो, अब खानजादा कौन है? खानजादा दरअसल क्या है कि एक मेवात में एक तबका है, मुसलमान तबका है, जो कि आर्थिक रूप से बहुत संपन्न रहा है। और ये वो लोग थे जो फिरोज शाह तुगलक के समय में ये राजपूत थे जिन्होंने कि इस्लाम कबूल किया था। ये लोग पार्टीशन में, हम सब जानते हैं कि विभाजन के दौरान इस देश का जो मुसलमान है वही पाकिस्तान गया जो आर्थिक रूप से संपन्न था और कहना चाहिए कि शिक्षित भी था। तो जब ये उपन्यास आज जब इसकी वहां चर्चा हुई, उस उपन्यास को वहां, यानी मेरे मेवात में इस उपन्यास का जिक्र नहीं है, कोई बहुत लेख नहीं, लेकिन मेवात में जो खानजादा पूरा समुदाय है, उन लोगों ने उसको अपने पैसे से उर्दू में अनुवाद कराया और उसको वहां छपवाया। यानी एक व्यक्ति, यानी एक लेखक के लिए उनको ये लगता है कि देखिए हमारे ऊपर ये अस्मिता विमर्श मूलक है। तो दोस्तों, बात कहने को इस पर बहुत कुछ है, लेकिन मेरा यह मानना है कि आज के दौर में इस अस्मितावादी जो विमर्श है, इसकी सचमुच ये बहुत जरूरत है, क्योंकि अस्मिताओं का दौर है। हर आदमी चाहता है कि हमारा नायक कौन है, नायक है तो हमारा देवता कौन है। तो इसी के आलोक में जो दबित, वंचित, जो उपेक्षित वर्ग थे, आज वो अपनी पहचान कहना चाहिए कि अपने ऊपर सामने लाने के लिए उसमें उनके उस समुदाय से साहित्य भी रचा जा रहा है। दलित विमर्श इसका बहुत बड़ा, दलित साहित्य इसका बहुत बड़ा कहना चाहिए उदाहरण है। स्त्रियां आज, पहले कहां लिखती थी स्त्रियां, अब स्त्रियां भी लिखने लगे। तो यही अस्मिता मूलक विमर्श के जो तीन आज की तारीख में, आज के दौर में जो सबसे बड़े विमर्श हैं, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और आदि विमर्श, मैं समझता हूं कि लगभग अभी शुरुआत है। ये इस तरह के विमर्श और इस तरह का लेखन, अभी इस पर बहुत काम होना है। आपने मेरी बात सुनी, जो मुझसे जो बन पड़ा मैंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद।